सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, हरिहर। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते, वेलकम सुमन भाभी, सुनीता आंटी, उमा बहन, जनक, और कौन कौन है हमारे साथ? चित्रा बहन, बढ़िया, और विनू भाई, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि हमने देखा कैसे जो प्राणावस्था है वो धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी, कैसे विकसित हुई, और उस विकसित होने के क्रम में हमने बहुत सारे पेड़ पौधों को बनते देखा, बहुत सारी नई नई चीजें सीखी कल के क्रम में। लेकिन जो एक खास बात कल चर्चा में निकल करके आई थी वो ये कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विज्ञान जो कि अभी फिलहाल अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक जो विज्ञान है, जहां पर हर जगह कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने की एक इच्छा जैसी दिखाई पड़ती है कि बस उसी विधि से देखते चले जा रहे हैं, अस्तित्व में जो हार्मनी है, जो एक सूत्रता है, उसे देख नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से ऐसा दिखता है जैसे कि सर्वाइवल के लिए, है ना, दूसरे के साथ एक अन्याय करने की विधि से ही पूरी प्रकृति का विकास हुआ है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। तो इस क्रम में हम लोग समीक्षात्मक कुछ वीडियोस देख रहे हैं कि विज्ञान किस प्रकार से प्रकृति के विकास को देखता है। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग देखने वाले हैं कि जीव जगत किस तरह से विकसित हुआ। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं। खूब ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और समीक्षा कीजिएगा कि कहाँ-कहाँ आपको दिख रहा है कि ये अंतर्विरोध के रूप से बात कर रहे हैं, ठीक है? इस लगभग 22 मिनट का वीडियो है। 22 मिनट के वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूँगी, कुछ बहुत सारे फैक्ट्स पूछूँगी आपसे कि आपने क्या समझा, क्या जाना, आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ पे विरोध के बारे में बातचीत हो रही है, फिर आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं साथ-साथ। इनफैक्ट चाहें तो क्या मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप नोट्स लीजिए, ठीक है? कहानी की इस कड़ी में जंगली जानवरों और उनकी प्रजनन क्रिया तथा जीवन बचाने की चुनौतियों को दिखाया गया है। सांपों की प्रजातियां लंगूर, मेढक, एक सींग वाला गैंडा, हाथी, तेंदुआ और कई पक्षियों की जानकारी और उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो आइए एंजॉय करते हैं। जंगल कभी सोता नहीं। यहाँ दिन और रात के साथ बदलती रहती है जीवन की ताल। रात 11 बजे सूखी पत्तियों के बीच सुरक्षा तलाशती मादा रेसर सांप। पेट में अंडों की कतार बाहर से ही दिख रही है। मांसपेशियों का सिकुड़ना शुरू हो चुका है। नम, नर्म, दूधिया रंग के अंडे। मादा अपने जीवन का सबसे जरूरी काम पूरा कर रही है, नस्ल आगे बढ़ाने का काम। अंडे के अंदर बच्चों के विकास के लिए जरूरी पोषण। हवा से सूखकर अंडों का छिलका कड़ा होना शुरू। जल्द ही कोशिकाएं बंटने लगेंगी, एक से अनेक, असंख्य, साथ मिलकर बन जाएंगे नन्हे सांप, अपने माँ बाप की तरह। लगेंगे कोई 45 दिन। लेकिन माँ अंडे देकर अपने रास्ते चल निकलने का समय, तलाशने, खाना और कुछ समय बाद एक और साथी। हमारी धरती अनोखा ग्रह, जीता जागता, अपने में समेटे जीवन की अद्भुत विविधता। असंख्य प्राणी, हर एक की अपनी बनावट, खूबी, पहचान, तौर तरीके। कुछ इतने बड़े कि छिप ना पाए, कुछ इतने छोटे कि दिख ना पाए। हर एक की एक ही कोशिश, सर्वाइवल, जिंदा रहना। सबको जरूरत खाना, पानी, सुरक्षा और साथी की। कर्नाटका राज्य, बिलिगिरी रंगना बेट्टा, BR हिल्स, ये है पश्चिमी घाट का वो छोर जो मिलता है पूर्वी घाट से। इसी सदाबहार जंगल में जीवन का बाहुल्य। यहां रहता है जमीन का सबसे बड़ा प्राणी भी। हाथी हमेशा की तरह खाते हुए ही मिले। हमारे उन्हें देखने से कहीं पहले
शायद वो हमें सूंघ चुके थे। हथिनियों ने अपने सुरक्षित घेरे में ले लिया बच्चों को। हाथी परिवार में प्यार भरे रिश्ते, बच्चों की सुरक्षा सभी हथिनियों के जिम्मे। झुंड को साथ रखती है पेट की गुड़गुड़ाहट। निकालते हैं एक इंफ्रासाउंड, लो फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगे पेट से, इंसानी सुनने की क्षमता से बाहर। लेकिन हाथी इसे सुनते हैं मीलों दूर से, पहचानते हैं, साथ रहते हैं। तेज कान, बढ़िया सूंघने की शक्ति, इतना बड़ा शरीर, साथ में बड़े काम की सूंड, इसमें 40,000 से ज्यादा मांसपेशियां। भारत ही नहीं, एशिया के कई जंगलों और अफ्रीका में भी रहते हैं हाथी। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों के मुकाबले काफी बड़े, आकार बड़ा, कान बड़े और उनमें नर और मादा दोनों के टस्क, हाथी दांत। उत्तर पूर्वी भारत, असम में काजीरंगा जंगल में जिसकी खोज में हम, उससे घबराता है हाथी भी। एक सींग वाला गेंडा गुस्से में चार्ज कर दे तो मुसीबत, कोई छेड़े नहीं तो लगभग सारा दिन बीतता है घास चरने में। गेंडे की खाल मोटी, सख्त, परतदार कवच। गेंडा अकेला स्तनधारी, जिसका सींग सिर पर नहीं, उसकी नाक पर, वो भी केराटिन से बना। केराटिन जो नाखून या बालों में है। यहां भी अफ्रीकी गेंडा कुछ अलग, उसका साइज बड़ा और नाक पर एक नहीं, दो सींग। हाथी, गेंडा, गौर, जंगली भैंसा, प्राणी जगत के चारों विशाल जमीनी जीव शाकाहारी क्यों? इनके डील डॉल का कारण खुद इनकी खुराक। ये सब बल्क फीडर्स बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं। इतना ज्यादा पचाने के लिए चाहिए बड़ा पेट, बड़ा शरीर। विश्व प्रसिद्ध हम्पी के पास दारोजी सेंचुरी, झाड़ियों से ढके पथरीले जंगल, स्लॉथ बेयर के लिए बढ़िया घर, यहां गुफाओं में एकांत, साथ में पसंद का खाना। लंबी थूथन वाले इस भालू को रीछ भी कहते हैं। इसके सूंघने की शक्ति अजब। थूथन हवा में उठाकर गंध बटोर लेते हैं ये, दूर दूर से ढूंढ निकालते हैं पसंदीदा खाना। असंख्य दीमक अपने टीले के अंदर हमेशा की तरह व्यस्त। प्रोटीन का बढ़िया स्रोत दीमक। भालू के दीमक खाने का तरीका सुपर स्पेशलाइज्ड। बंद नथुने, सांस ऊपर, दीमक मुंह में। भालू शर्मीला प्राणी, लेकिन इसकी ताकत का सभी लोहा मानते हैं। तेंदुआ तक भालू के रास्ते नहीं पड़ता। विशाल ताकतवर प्राणियों के प्रकृति में दुश्मन नहीं, लेकिन सब ना तो ताकतवर ना इतने विशाल। हिरन, सफल प्राणी, सभी जंगलों में बड़े झुंड। झुंड में रहना इनकी तरकीब सुरक्षा की, क्योंकि दो कानों से भले अनेक कान। गीली नाक, सजग, कान रडार की तरह घूमते। लेकिन इनकी तलाश में एक शिकारी चुपचाप बढ़ रहा है। नाखून पंजों के अंदर, आंखें केंद्रित। एक एक मांसपेशी तनी,
हर कदम नपा तुला। सही समय पर करेगा हमला। शिकार और शिकारी, पकड़न पकड़ाई। शिकारी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि जीत उसी की हो। बाघ भी जानता है जंगल का ये नियम। शिकार की तलाश कायम। दबे पांव शिकार तक पहुंचकर उसे मार गिराने में सक्षम बाघ। बिल्ली परिवार बेहद विकसित। एशिया का सिंह, पूरी दुनिया में बस एक ही घर, भारत में गुजरात का पछड़ी जंगल गिर। शेर के तौर तरीके बाघ से अलग। ये खुले में रहते हैं, अकेले नहीं, परिवार के सदस्यों के साथ प्राइड में बीतता है जीवन। परिवार के लिए शिकार की जिम्मेदारी शेरनी पर, लेकिन शेर का रोब अपना ही। जंगल का कानून, कुछ भी करो, पेट भरो, जिंदा रहो। बड़े ताकतवर जानवर छीन झपट कर खा ही लेते हैं। कुछ के पास ताकत नहीं, पर ऐसे घर ढूंढ निकाले हैं जहां दूसरे नहीं आ सकते। प्राइमेट्स, बंदर और लंगूर, पेड़ों की ऊंचाई इनका घर। उंगलियां पकड़ सकती हैं, दुम देती संतुलन। काफी समय एक दूसरे को सहलाने और बालों की सफाई में। स्पर्श, रिश्ते बनाने और साथ की भाषा। खाने के मामले में ये नखरीले नहीं, फल फूल कुछ भी चलता है, और बंदरों को तो कभी भी चलता है। इनके गालों में थैलियां मानो टिफिन। किंगफिशर खाना ढूंढ रहा है, ऊंचाई से मछली की तलाश। कहां, कितनी गहराई पर, पूरी गणना। इसके बाद ही लगेगा गोता। पक्षियों की पहचान उनकी उड़ान, और उड़ना आसान नहीं, चाहिए बहुत ऊर्जा। इसीलिए पक्षी खाते हैं अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत ज्यादा। अपने शरीर के वजन का लगभग 3 गुना खाना उनकी जरूरत। उल्लू रात को जगते हैं, अंधेरे में शिकार के लिए आंखें ज्यादा रोशनी बटोरने वाली। गर्दन जो चारों तरफ घूम जाए, उड़े तो पंखों की आवाज ना आए। पेलिकन को पानी से मछली पकड़नी है, मिला है फिशिंग नेट। पंख साफ रखने में मेहनत, तेल ग्रंथियां छोड़ती हैं तेल, पंख साफ और सूखे रखने को। सनबर्ड उड़ते उड़ते पी लेते हैं रस। तोते की मासल जीभ और मुड़ी हुई चोंच फल खाने को। पक्षी वार्म ब्लडेड, इनके शरीर का तापमान बाहर के मौसम के साथ बदलता नहीं, नियत रहता है। पर कुछ हैं जिनमें ये ताकत नहीं। कोल्ड ब्लडेड प्राणी, बाहर हो गर्मी तो तपकर सूख जाने का खतरा, ज्यादा ठंड तो ठंडे पड़ जाने का। पक्षी और स्तनधारियों को छोड़कर सभी इस श्रेणी में। मौसम के फेर से बचने को ये छिप जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। मॉनसून का मजा ले रहा है ट्री फ्रॉग। गर्मी के महीने इसने भी छुपकर बिताए, लेकिन अब तो समय पार्टी का। मेंढक है लुका छिपी का उस्ताद, धात लगाकर स्थिर बैठने का भी। शिकारियों से छिपने
और शिकार को लपकने की बढ़िया तरकीब। कमाल की छलांग, पीछे की मजबूत लंबी टांगे, आगे की छोटी। मेंढक और टोड एम्फीबियन जमीन और पानी दोनों पर जिंदा रह सकते हैं। पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स, साथ में विशेष त्वचा, और बाहर हवा में सांस लेने के लिए फेफड़े। आंखें भी खास, शरीर पानी में डूबा लेकिन चारों तरफ नजर। रेप्टाइल्स, सरीसृप। किंग कोबरा कई फीट ऊंचा खड़ा होकर फन उठाता है। विषैले सांपों में सबसे लंबा, भारत के कुछ ही हरे भरे जंगलों में गुपचुप रहने वाला सांप। भारत में मिलते हैं कई सांप। विषैले सांपों में मुख्य ग्रेट, फन के लिए मशहूर कोबरा या नाग, और वाइपर। लेकिन ज्यादातर सांप विषहीन। धामन, इसके पास रफ्तार। तो कुछ है चालाक शिकारी, जैसे ये वाइन स्नेक। सांप समुंदर में भी, इनकी दुम चप्पू की तरह चपटी। पानी से झांकती नाक हवा में सांस भर रही है। सारे रेप्टाइल्स, पानी में रहने वाले भी हवा में ही सांस ले सकते हैं। कठोर कवच कछुओं की पहचान, सुरक्षा देता है, पर अंदर बंद कछुए के ज्यादा तप जाने का खतरा भी। ठंड में धूप सेकते हैं कछुए, गर्मी बढ़ेगी तो पानी में डुबकी। लेकिन मगरमच्छ आता है पानी के बाहर, मुंह खोलकर सांस, शरीर को ठंडा करने के लिए। मगर का पूरा शरीर पानी में रहने के लिए ढला। मगरमच्छ पुरातन प्राणी, डायनासोर्स से भी पुराने। 20 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी पर आ चुके थे। नाक पर घड़ा, आरी जैसे 100 से ज्यादा दांत। घड़ियाल भारत की नदियों में मछली खाकर जिंदा रहता है। गंगा और उसकी उपनदियों का निवासी घड़ियाल पानी को साफ रखने में बड़े काम का। पृथ्वी पर अगर किसी का राज्य है तो वो है इंसेक्ट्स, कीट। इनकी गिनती सबसे ज्यादा, इनकी विविधता कल्पना के परे। हर 10 में से 9 प्राणी कीड़े, शरीर सेगमेंटेड, हिस्सों में बटे हुए। ये उड़ सकते हैं, रेंग भी, चल सकते हैं, दौड़ भी। ताकत दिखाने को उतावले नर, बरसात की राह देखते जंगल में इनके मुकाबले का शोर। सबसे ताकतवर को मिलेगा मादा का साथ। सवाल बढ़िया नस्ल का, नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति में सुंदर और आकर्षक दिखने की जिम्मेदारी अक्सर नर पर। जंगली छिपकली की नारंगी गर्दन बेरंग मादा को रिझाने के लिए। मोर भी अपना लेता है अद्भुत रूप। मादा को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। प्रजनन प्रकृति की जरूरत, हर जीव की मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट।
उत्तर प्रदेश के दुधवा जंगल में एक मां रखे है अपने बच्चों पर नजर। बाघिन बढ़िया मां बच्चों को दूध पिलाती है, रक्षा करती है, हर वो गुण सिखाती है जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। करीब 2 साल तक बच्चे मां की निगरानी में रहेंगे। जितने प्राणी उतने तरीके। मादा मकड़ी अपने अंडों को अपने जाले में रखती है। मादा रीछ बच्चों को काफी समय अपनी पीठ पर लादकर घूमती है। मिट्टी में रहने वाला ये छोटा सा कीड़ा तक अंडों को खतरा भांपते ही उन्हें सुरक्षित करने में जुट जाता है। बच्चों की देखभाल सिर्फ मादा की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं। पानी में रहने वाले अश्वमीन सी हॉर्स की दुनिया अलग। मादा अपने अंडों को नर के शरीर में एक विशेष थैली में डाल देती है, उसका काम खत्म। अंडे को निषेचित करने से लेकर पोषण देना गर्भधारी प्रेग्नेंट पिता का फर्ज। पानी उतरता है तो कुछ को होती है मुसीबत। पफरफिश खतरा आते ही करती है कुछ अजब। फूल जाती है, सांस भर लेती है अंदर गुब्बारे की तरह। ऐसा बदलाव तो किसी को भी चौंका दे, जान बच ही जाती है। सफेद में सफेद है ये चैंपियन पोलर बेयर। उत्तर ध्रुवीय बर्फ के इस भालू के बाल तो सफेद छिपने के लिए, लेकिन अंदर चमड़ी काली गर्म रहने को। शीत निद्रा के समय वो अपने हृदय की गति और खून के बहाव को बहुत कम कर लेता है। शरीर बर्फ जितना ठंडा, फिर भी जिंदा। पृथ्वी की अलग अलग परिस्थितियों में बसे अलग अलग जीव, अजब प्राणी, सदियों के समय काल में पनपी विविधता, यही तो बनाती है हमारी धरती को जीवन से भरा ग्रह, अद्भुत प्लैनेट। क्या बात है। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। ओके, तो चलिए थोड़े प्रश्न उत्तर हो जाएं आपसे, ये देखने के लिए कि आप कितने ध्यान से सुन रहे थे। तो जो लोग सबसे पहले से ही शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं उनके लिए पहला प्रश्न है, अंडों से सांप कितने दिन में बाहर आते हैं? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, अंडों से सांप कितने दिन में बाहर आते हैं? 45 दिन में। 45 दिन में, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एक व्यक्ति हमारी क्लास में है जो ध्यान से सुन रहा है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भालू क्या खाता है? भालू को विशेष रूप से क्या चीज प्रिय है? उसकी पार्टी कैसे होती है? एक चीज है जिसे वो खाता है और जिसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन था। क्या खाया है भालू ने इस वीडियो में? भालू क्या खाता है? देखिए, जो प्रकृति है ना बड़ी खूबसूरत है। इसमें आप सभी ने जीवन विद्या परिचय शिविर के दौरान कुछ शब्द सुने होंगे, जिसमें एक शब्द है नियम, दूसरा शब्द है नियंत्रण, तीसरा है संतुलन, और इसके बाद है न्याय, धर्म और सत्य। हाँ जी सुमन भाभी, यस बताइए क्या खाता है भालू?
दीमक। ये क्या बात है श्लोक बेटा, क्या बात है। ये है बढ़िया स्टूडेंट्स। ठीक, तो भालू जो है वो दीमक खा रहा था, है ना। तो प्रकृति इतनी सुंदर, सहज, संवरी हुई सी दिखाई पड़ती है, जैसे किसी ने, इसलिए मन में कई बारी शायद ये कल्पना आती, शायद कोई बनाने वाला रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नियम, हम जब 3 दिन पहले के जो हमने वीडियो देखे थे उसमें हम जब पदार्थावस्था का अध्ययन कर रहे थे तो पा रहे थे कि नियम पूर्वक क्या है, निश्चितता को हम देख पा रहे थे। वहां पर सभी चीजें नियम से आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो एक एक विकास भी नियम से बंधा हुआ है ना। उसके बाद हम बात कर रहे थे, हमने कल देखा कैसे प्राणावस्था आगे बढ़ी और वहां पर नियंत्रण को हमने प्रमाणित होते हुए पाया। और यहाँ आज हम जब जीवावस्था की बात कर रहे थे तो वहां पर संतुलन प्रमाणित होता है। उदाहरण के लिए आप थोड़ा इसे और कनेक्ट कीजिएगा, जिन्हें कुछ चीजें पता है, इस धरती पर बहुत सारे पेड़ हुए, है ना। बहुत सारे पेड़ जब सूख गए, जंगल बन गया, तो उसमें जो हमारे पास डेड वुड है, मरी हुई जो लकड़ी है, उसकी सफाई कैसे हो। तो ये छोटे छोटे दीमक के रूप में सफाई कर्मचारी हैं, है ना। और इन सफाई कर्मचारियों की संख्या कैसे नियंत्रित हो, कैसे ये संतुलन बना रहे कि वो भी बढ़ते रहे और ये भी काम बराबर होता रहे, ऐसा करने वाला हमें फिर भालू दिखता है आगे। ठीक है, तो इस तरह से एक एक चीज जो है ना आपस में कनेक्टेड है, एक एक अवस्था, एक एक, हर एक अवस्था की एक एक इकाई आपस में उपयोगिता पूरकता को प्रमाणित कर रही है ना। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा जो नियम है वो पदार्थावस्था में प्रमाणित है ना। इसके बाद मैंने कहा जो प्राणावस्था है वहां पर क्या प्रमाणित है, नियंत्रण प्रमाणित है। जो जीवावस्था है वहां पर क्या प्रमाणित है, संतुलन प्रमाणित है। ठीक, इसके बाद जो न्याय धर्म सत्य है उसे प्रमाणित करने वाली इकाई कौन है, हम मानव, हम मनुष्य। ठीक है, तो ये हमारा आगे का कार्यक्रम है। यहाँ पर हमने अनुषंगिता को भी सीखा था, अनुषंगिता को समझ रहे थे। तो मनुष्य क्या है, संस्कार पूर्वक निश्चित आचरण में आता है। अच्छा ये बताइए, मगरमच्छ की वातावरण के साथ क्या पूरकता है। मगरमच्छ की जिस वातावरण में वो रहता है उसके साथ उसकी क्या पूरकता है। मछली खाता है। मछली खाता है, मछलियों की संख्या में संतुलन बनाए रखता है। दूसरी बात, और एक बात, गंगा नदी के संदर्भ में शुरू किया था मगरमच्छ की बात, और फिर उन्होंने कहा था साथ मगरमच्छ साथ ये भी सफाई रखती है। सफाई करता है। यस, नदियों को साफ रखता है ना। तो इस प्रकार इनके कार्यक्रम हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम एक चीज यहाँ पर और देखने के लिए है कि अगर हम सहअस्तित्ववादी विचार पूर्वक इस पूरी जितनी भी चीजों को सिर्फ देखें, है ना, उनकी टीका ना सुने, उनकी टिप्पणी ना सुने, तो हमें ऐसा दिखता है कि अस्तित्व में कहीं पर भी अन्याय नहीं घट रहा है। नियम, नियंत्रण, संतुलन के लिए हर एक इकाई अपने को प्रस्तुत करती हुई दिखाई पड़ रही है कि नहीं, है ना। चलिए बढ़िया, तो आगे हम लोग आज पठन शुरू करते हैं। आज अंकित भैया और मानसी बहन दो लोग नहीं है हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स में से। चलिए तो शुरू करते हैं पठन को। हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, जीवन विद्या एक परिचय। चलिए थोड़ा सा पीछे से शुरू कर रहे हैं। अस्तित्व को समझने का मूल मुद्दा इतना ही है कि अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही है। प्रकृति किसको कह रहे हैं, एक एक इकाई, और उस इकाई के एक एक अंश, है ना, इन्हें हम प्रकृति कह रहे हैं। तो अस्तित्व क्या है, सत्ता। सत्ता किसे कह रहे हैं, व्यापक सत्ता, है ना। ये जो हमें स्पेस दिखाई पड़ता है, खाली स्थान के रूप में जिसे हम पहचान पाते हैं, ठीक है, इसे सत्ता कह रहे हैं। सत्ता में संपृक्त मतलब डूबा, भीगा और घिरा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रसगुल्ले जैसा, है ना, चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला, ऐसा। ये एक दूसरे के साथ ओत प्रोत मतलब भी संपृक्त और सदा सदा के लिए अविभाज्य, इकाई को व्यापक से अलग नहीं कर सकते, निरंतर विद्यमान वर्तमान होना पाया जाता है। प्रकृति को व्यापक वस्तु से अलग करने की कोई विधि नहीं है, अलग करने का कोई प्रयोजन नहीं है, अलग हो नहीं सकते। ठीक है, इस तरह अस्तित्व में जो नहीं है उसकी हम कल्पना करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अस्तित्व में जो है उसी को समझने की बात है, प्रमाणित करने की बात है। अस्तित्व ही 4 अवस्थाओं में व्यक्त है। कौन सी हैं वे 4 अवस्थाएं,
सुमन भाभी, कौन सी हैं 4 अवस्थाएं अस्तित्व की? हम्म पदार्थ अवस्था, ज्ञान अवस्था, हम्म, प्राण अवस्था, जीव very अवस्था। good, क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये अस्तित्व ही 4 अवस्थाओं में व्यक्त है। और आज मैंने कुछ शब्द जोड़े, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य। तो नियम को प्रमाणित करने वाली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था पदार्थावस्था। नियंत्रण को प्रमाणित करने वाली अवस्था कौन सी है? प्राणावस्था। और सॉरी, संतुलन को प्रमाणित करने वाली कौन सी अवस्था है? तो जीवावस्था। न्याय, धर्म, सत्य को प्रमाणित करने वाली कौन सी अवस्था है? तो हम मानव ज्ञानावस्था की इकाई। ये अभी भी इसका वेट हो रहा है, इसका इंतजार हो रहा है अस्तित्व में, और उसी की तरफ गति भी हो रही है। यदि समझदारी को हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो ना हम परिवार व्यवस्था ना समाज व्यवस्था में जी पाएंगे। हर जगह में हम परेशान होते ही हैं। 700 करोड़ मानव का इस धरती पर हो गया, लेकिन हमारा व्यवस्था में जीना अभी बना नहीं। कहने का मतलब, इस धरती पर प्रजनन पूर्वक कितने मनुष्य आ गए? 700 करोड़। इस समय तो इससे बहुत अधिक संख्या हो गई है, लेकिन हमारा व्यवस्था में जीना अभी बना नहीं। मनुष्य चाहता तो है ना, इच्छा के रूप में तो है, लेकिन उसको कर नहीं पाया, घटित कर नहीं पाया। उसका कारण क्या? बहुत सारा भ्रम उसके कल्पना में रहा, है ना, उसके लिए कार्यक्रम नहीं बन पाया। सुंदर बात यह है कि बाबा जी, श्री ए नागराज जी को एक मानव को अनुभव हो गया, है ना, सही बात पकड़ में आ गई। तो उससे क्या है? उससे ये पूरी आगे एक उन्होंने अपनी कल्पना दे दी। कल्पना नहीं, उन्होंने जो सत्य था उसको प्रस्तुत कर दिया पुस्तकों के रूप में हमारे सामने, है ना, बात के रूप में उन्होंने कह दिया। अब हमें क्या करना है? हमें उस कार्यक्रम को सत्य मतलब एक रियलिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए। संख्या बढ़ने या घटने से आदमी समझ गया हो ऐसा भी कुछ नहीं है। मानव परंपरा में क्या प्रयोजन है? तो याद रखिए, मानव और जीवन, 2 लक्ष्य हैं हमारे पास। जीवन लक्ष्य है और मानव लक्ष्य है। मानव क्या है? जीवन और शरीर का संयुक्त रूप, है ना। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये 5 अंग हैं किसके? जीवन के। ठीक, इसे जीवन कह रहे हैं हम यहाँ पर। और मतलब शरीर तो दिख रहा है हमें साक्षात। ठीक है, तो शरीर प्लस जीवन बराबर मानव। तो मानव परंपरा में क्या प्रयोजन है अथवा मानव लक्ष्य क्या है? इन्हें याद रखिएगा, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व, सहज प्रमाण। ठीक है, प्रमाण शब्द क्यों जोड़ दिया? एक तो समझ में आ गया, समझने के बाद जीने में बन गया, इसलिए कह रहे हैं प्रमाण हो गया। सह अस्तित्व विधि से हम पूरक विधि से जी पाते हैं। सह अस्तित्व विधि से हम पूरक विधि से जी पाते हैं। क्या मतलब? सह अस्तित्व विधि का अर्थ क्या है ना? किसी भी वस्तु में उसका रूप गुण के साथ, रूप गुण तो काफी समझ में आ गया है जिस भी विधि से अभी तक हम चले हैं, स्वभाव धर्म पकड़ में नहीं आया, है ना। स्वभाव धर्म के अनुसार जीना बना नहीं। तो जो सह अस्तित्व विधि है वो किसी भी इकाई के रूप, गुण, स्वभाव और धर्म, चारों को कंसिडरेशन में लेने का, चारों को समझ पूर्वक उसको, उसकी मतलब स्वभाव मतलब किसी भी वस्तु की उपयोगिता को समझ पाते हैं तो पूरकता में जी पाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। सहअस्तित्व विधि से हम पूरक विधि से जी पाते हैं। अभय विधि से वर्तमान में विश्वास करते हैं। समृद्धि विधि से हम परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाते हैं। समाधान पूर्वक ही न्याय पूर्वक जी पाते हैं, है ना। तो समाधान पूर्वक कैसे जी पाते हैं? न्याय पूर्वक जी पाते हैं। बढ़िया, चलिए इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा, एक्सप्लेनेशन व्याख्या हम आगे करेंगे। मानव परंपरा में अभी तक जो प्रयत्न किया, आदर्शवादी विधि से और भौतिकवादी विधि से, हम दोनों विधि से समझदारी को पाए नहीं। 2 प्रकार के मूल विचार हमारे पास रहे, एक तो भौतिकवादी और दूसरा आदर्शवादी। ठीक है, उसका मूल कारण है अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में नहीं आना, है ना। अच्छा, बहुत हल्की सी इस पे बात करें तो भौतिकवादी का विचार, भौतिकवाद का ये विचार है कि जो भौतिकता है ना, जिसे हम 5 इंद्रियों से ग्राह्य कर सकते हैं, जिनको हम 5 इंद्रियों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बस वही सत्य है। और आदर्शवाद कह रहा है कि ये सब बिल्कुल माया है, ये सब मिथ्या है, जिसको नहीं देख सकते
वही सत्य है ना? तो इस तरीके से ये दोनों बातें गड़बड़ हो गई। सहअस्तित्ववाद का विचार क्या कह रहा है? जिसको जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो दोनों सह-अस्तित्व में है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके साथ एक छोटी-सी बात कहती हूँ, जैसे पानी है ना? तो पानी दिख रहा है, पानी सत्य है, लेकिन एक दूसरा सत्य है, वो क्या है? पानी में जो प्यास बुझाने की क्षमता है ना, ये आँख से नहीं दिखती, है ना? उसको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, फिर भी वो एक रियलिटी है कि नहीं है? वास्तविकता है कि नहीं है? यदि इस वास्तविकता को पानी से अलग कर दें, तो क्या पानी के साथ जीना बनेगा? जीना बनेगा अर्थ मतलब क्या उसके साथ पूरकता विधि से हम जी पाएँगे? नहीं जी पाएँगे। तो बाबा जी कह रहे हैं ये इन बिंदुओं का इस रूप में अध्ययन नहीं हुआ। जो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटीज़ हैं, उनको हमने छोड़ दिया। भौतिकवादी ने एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दिया और जो आदर्शवादी है उसने फिज़िकल रियलिटीज़ को छोड़ दिया। ठीक है? मानव परंपरा में अभी तक जो प्रयत्न किया आदर्शवादी विधि से और भौतिकवादी विधि से, हम दोनों विधि से समझदारी को पाई नहीं। समझदारी क्या है? सह अस्तित्व ही समझदारी है। उसका मूल कारण है अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में नहीं आना। सह अस्तित्व में जीवन व जीवन जागृति को समझने में भूल हो गई, है ना? और अगली बात क्या नहीं पकड़ में आई? तो जीवन नहीं पकड़ में आया। जीवन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रयोजन है, ये सब बात पकड़ में आई नहीं। सह अस्तित्व में जीवन व जीवन जागृति को समझने में भूल हो गई, फलस्वरूप जीवन एवं समझदारी की परंपरा बनी नहीं। जब परंपरा बनी नहीं तो व्यवस्था में जीना कहाँ से आएगा? इसको थोड़ा सा और कह दूं तो अगर हम आदर्शवाद में भी देखें तो हम क्या पाते हैं? वो कहते हैं कि एक व्यक्तिगत मतलब आप सारी दुनिया को छोड़ो, वैरागी हो जाओ और आपको मोक्ष मिल जाए, बस काम खत्म। ये संसार तो क्या है? गेस्ट हाउस है ना? बस यहाँ से अपनी मतलब यहाँ से वैराग ले लीजिए और आप अपना मोक्ष कर लीजिए, काम खत्म कीजिए। जबकि सहअस्तित्ववाद का प्रस्ताव क्या है कि मनुष्य इस अस्तित्व की हर एक इकाई को समझेगा और इसके साथ जिएगा। जी कर ही प्रमाण प्रस्तुत करेगा किसका? समझदारी का। समझदारी, मनुष्य में समझदारी हो जाए, ये उसकी अधिकतम क्षमता है ना? तो समझदारी के अभाव में इसी बात को बाबा जी कह रहे हैं, वापस रिपीट करती हूँ, सह अस्तित्व में जीवन व जीवन जागृति को समझने में भूल हो गई, फलस्वरूप जीवन एवं समझदारी की परंपरा बनी नहीं। जब परंपरा बनी नहीं तो व्यवस्था में जीना कहाँ से आएगा? समझदारी के अभाव में मानव के साथ न्यायपूर्वक और प्रकृति अर्थात जीवावस्था, प्राणावस्था और पदार्थावस्था के साथ नियम पूर्वक संतुलित रूप से जीना बना नहीं। इसी के कारण अनुपम नैसर्गिकता को हनन करता रहा। अनुपम नैसर्गिकता मतलब ये जो ब्यूटी बिखरी पड़ी है ना अस्तित्व की, इसको हनन मतलब इसको डैमेज करता रहा, है ना? कौन करता रहा? हम करते रहे, है ना? इस अस्तित्व की सबसे विकसित इकाई, है ना? बड़े गौरव से हम कहते हैं कि हम क्या हैं? सबसे विकसित इकाई हैं। मानव को न्याय मिला नहीं। बड़े बड़े न्यायालयों के न्यायाधीशों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम फैसला करते हैं, न्याय नहीं। इस स्थिति में जब न्यायालय न्याय को नहीं जानता है तो उसे न्यायालय कहना कितना सच होगा? और उन्हीं न्यायालयों में कहा जाता है सच बोलो, है ना? देखिए कैसी विडंबना है, कैसा विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि कह रहे हैं कि हम क्या है? न्यायालय, मतलब न्याय धन आलय बराबर न्यायालय। आलय मतलब घर। न्याय का जो घर है जहाँ क्या मिलता है? न्याय। वहां लोग न्याय लेने जाते हैं। मिलता क्या है? फैसला। जो जज ने कह दिया, जैसा उसको समझ में आया, जो बात उसको ठीक लगी, वो अंतिम बात, इसको कह रहे हैं फैसला। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को हो सकता है ठीक लगे, लेकिन दूसरे पक्ष को निश्चित रूप से गड़बड़ लगता ही है। ठीक है, इसे कह रहे हैं फैसला, है ना? तो कह रहे हैं जो बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, जब उनसे भी बाबा जी ने बात किया और पूछा कि भाई न्याय के बारे में कुछ बताओ, है ना, तो वो बता नहीं पाए। ठीक है, तो इस स्थिति में जब न्यायालय न्याय को नहीं जानता है तो उसे न्यायालय कहना कितना सच होगा? और इन्हीं न्यायालयों में कहा जाता है कि सच बोलो। जब वे ही अपने सच को स्वीकार नहीं कर रहे और ऐसा नाम रख लिया है जो भ्रमित करने वाला है, तो कह रहे हैं ये विरोधाभास वो देख पा रहे हैं। अब कहाँ तक सच्चाई है न्यायालय में? क्या सच्चाई को खोजा जाए? इसी तरह कार्यालय में कार्य क्या होता है ना? गलतियों को खोजना। कार्यालय शब्द क्या है? कार्यालय, है ना? तो ये बता रहे हैं व्यवस्था में कैसे नाम है और क्या उसका स्वरूप अभी दिखाई पड़ता है, उसमें कैसे विरोधाभास है, उसकी चर्चा यहाँ पर बाबा जी कर रहे हैं। इस तरह कार्यालय में कार्य क्या होता है?
प्रश्न। कार्य धन आलय, कार्य जहां पर वो घर, वो प्लेस जहां पर कार्य करना है। गलतियों को खोजना, अपराध को खोजना और उनको गलतियों और अपराध से रोकना। ठीक है, तो गलतियों को खोजना, कौन व्यक्ति क्या क्या गलती का कर रहा है उसको खोजने का मूल काम है। अपराध को खोजना, कौन अपराध और अपराधी दोनों को खोजना है ना, और उनकी गलतियों और अपराध उसी तरह से रोकना। क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ जैसे किसी ने, मतलब किसी ने किसी को कुछ डैमेज किया तो उसको रोका किस तरीके से जाए, जिस व्यक्ति ने अब डैमेज किया है उसको भी कुछ डैमेज किया जाए किसी भी रूप से, है ना। डैमेज करना, इसको हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ये कोई कार्य समझ में आता नहीं। इसी काम के लिए सारे सरकारी तंत्र में कर्मचारी नियोजित हैं। तो ये जो इतने 700 करोड़ 800 करोड़ की आबादी है, इसी तरह के तंत्रों में नियोजित है ना। तो जो मानव परंपरा के पास जो साधन है, तन मन धन रूपी जो साधन है हमारे, वो देखिए कहाँ नियोजित है, हम चाहते क्या हैं और हमने अपनी सारी ऊर्जा को नियोजित किस विधि से किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नियोजन है ये एक विरोधाभासी नियोजन है। इस तरह से हमें जहां जाना है, जो हमें चाहिए वो उपलब्ध नहीं होगा। ठीक, मानव जागृत होने के लिए मूल वस्तु समझदारी है। ठीक है, समझदारी क्या है? सत्ता में संपृक्त एक एक इकाई को उसके रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर पहचानना, इसे कह रहे हैं समझदारी। समझदारी के बाद ईमानदारी, है ना, जिम्मेदारी भागीदारी होती ही है। हर मानव को यदि समझदारी पहुंच पाता है तो मानव न्याय पूर्वक जी सकेगा, है ना। न्याय पूर्वक जीने के साथ समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व अपने आप से आते हैं, है ना। तो बस हमारे लिए क्या कार्यक्रम है? इतना ही कार्यक्रम है कि हम अध्ययन पूर्वक क्या हो जाएं, समझदार हो जाएं, समाधानित हो जाएं। ठीक है, समाधानित होने के फलस्वरूप परिवार में न्याय पूर्वक जीना होता है। ऐसे न्याय पूर्वक जो परिवार जी रहा है उसमें समृद्धि स्वयं प्रमाणित होती है ना। ये करना नहीं है, अपने आप से होता है। ठीक है, ऐसे न्याय पूर्वक जीते हुए कई सारे परिवार, जब ऐसा एक समाज बनता है तो स्वयं ही अभय वहां पर प्रकट होता है ना। और इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे समाज, है ना, जब साथ में एक राष्ट्र के रूप में जीते हैं तो वहां पर सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। ठीक है, बिना न्याय पूर्वक जिए समाधान आएगा नहीं। दूसरी बात कि भैया पहले समाधान आएगा कि न्याय पूर्वक जीने का प्रयास होगा। तो समझदारी, जैसे हमारे पास जागृत मानव का पूरा ज्ञान हमारे पास उन्होंने उड़ेल दिया है। ठीक है, तो इसे समझना और न्याय पूर्वक जीने का प्रयास करना, ऐसा करने से, है ना, हम उसकी तरफ गतित होंगे। बिना न्याय पूर्वक जिए समाधान आएगा नहीं। इससे पता लगता है मानवीयता का जो रीढ़ है वह न्याय है ना। मानवीयता का, मानव का नहीं, मानवीयता का जो रीढ़ है वो न्याय है। मतलब यदि हम न्याय को समझ पाते हैं, ऐसा जी पाते हैं, तो क्या होगा? अपने आप मानवीयता का प्रसव होगा, मानवीयता अपने आप खड़ी हो जाएगी। जैसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का सबसे अधिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसका महत्व है कि मनुष्य को चलने के काबिल उसने बनाया। और कैसा चलना? सीधा चलना, ना सिर्फ चलना, दौड़ना और अन्य भी बहुत सारी एक्टिविटी हम रीढ़ के कारण कर पाते हैं। ठीक है, इससे पता लगता है मानवीयता का जो रीढ़ है वह न्याय है। तो कुल मिलाकर यदि कार्यक्रम को समझने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यदि समाधान को हम ठीक ठीक समझ पाए और न्याय करने की क्षमता से हम लैस हो जाएं तो काफी सारा काम हो जाएगा। न्याय सर्वप्रथम समझदार परिवार में प्रमाणित होता है। समझदार व्यक्ति में नहीं, समझदार परिवार में। ठीक है, समाधान व्यक्ति में है और ऐसा समाधान पूर्वक जीता हुआ जो मानव है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ न्याय कर पाता है और इस प्रकार सभी परिवार के सदस्यों में प्रेरणा स्वरूप और समझदारी स्वरूप हम क्या है, न्याय पूर्वक जी पाते हैं। तो न्याय सर्वप्रथम समझदार परिवार में प्रमाणित होता है। प्रमाणित होने का अर्थ ये भी है कि जैसा हम समझे हैं दूसरे को समझा पाए और वैसा वो जी पाए और फर्दर किसी और को भी समझा पाए, है ना, और वो जी पाए। तो इसे कह रहे हैं प्रमाणित होना, उसकी परंपरा बनना अर्थात प्रमाणित होना। फिर समाज में और पूरी धरती पर सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। तो कार्यक्रम इतना ही है कि जो परिवार है वहां पर हम न्याय को प्रमाणित कर पाए और आगे समाज में जी पाए, है ना, समाज में अपनी भागीदारी कर पाए।
न्याय में जीने से मानव तृप्त रहता है, सुखी रहता है, समाधानित रहता है। वर्तमान में विश्वास सुदृढ़ होता जाता है और हमारे व्यवहार में निरंतर प्रखरता, निखार प्रकट होता है। निखार प्रखरता का अर्थ है व्यवहार और तृप्तिदायक और है ना, और क्या कहना चाहिए, मतलब उम, व्यवहार में और संतुलन दिखने लग जाता है और हमें मजा आने लग जाती है, ठीक है, शॉर्ट में अगर कहें तो। यह सब चीजें न्यायपूर्वक जीने से अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं। अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा घटते चला जाता है। यह सब चीजें न्यायपूर्वक जीने से अपने आप होती हैं, ठीक है? जिसके लिए यह कहते हैं यह बहुत पुण्य से मिलेगा, है ना? अभी तक हम आदर्शवादी परंपरा में जो एक शब्द है ना, पुण्य होगा तो आप इस तरह से अच्छे से जी पाएंगे। आगे कह रहे हैं बाबा जी हमने क्या समझा है, पुण्य का मतलब हमको जो समझ में आया वह है समझदार होना। पुण्य का कुल अर्थ उन्होंने कितना कर दिया कि समझदार हो गए, मतलब हमारा पुण्य हुआ, हम पुण्यशाली व्यक्ति हो गए। पुण्य का मतलब हमको जो समझ में आया है वह है समझदार होना। मानव समझदार होने की परंपरा में अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, पात्रताएं अपने आप से प्रमाणित करना शुरू करता है। क्षमता अर्थात वहन करने वाली क्रिया। वहन क्या करता है, या तो जागृति या भ्रम। वहन का मतलब होता है कुल मिलाकर के ढोना, है ना। क्षमता किसी कहते हैं ना हमारी क्या क्षमता है, तो मैं 10 किलो वजन अपने सर पे रख सकती हूँ, ये मेरी क्षमता है ना, दिस इज माई कैपेसिटी। किसी चीज को ढोने की ढोने जो जिसको ढो पा रहा है, ठीक है, ये याद रखने के लिए शब्द कह रही हूँ। क्षमता अर्थात वहन करने वाली क्रिया, ठीक। तो धारक वाहक के रूप में जीवन ही है। किसका धारक वाहक है, तो या तो जागृति का धारक वाहक है, और यदि जागृति नहीं है तो उस अर्थ में शब्द दिया भ्रम, ठीक है। तो अभी हमें अपने अंदर देखना है फिलहाल हम किस चीज का वहन कर रहे हैं, तो या तो जागृति को या तो भ्रम को। मानव जब जागृत हो गया तब भ्रम अपने आप विदा हो जाता है। अर्थात भ्रम को विदा करने के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम यही है कि जागृत होने के लिए प्रयास किया जाए, जैसा रास्ता बताया गया उस पर चला जाए। मानव संस्कारानुषंगीय इकाई है। संस्कारानुषंगीय अर्थात, है ना, जो हमारे पास परिमार्जन है, किसमें, प्रवृत्तियों में जो परिमार्जन है उसका नाम संस्कार है। अमानवीय प्रवृत्तियों से मानवीय प्रवृत्तियों में जो शिफ्ट हमारे अंदर आ रहा है इसे हम कह रहे हैं संस्कार, और इस विधि से हमारा आचरण निश्चित हो रहा है, इसे कह रहे हैं अनुषंगीयता। इसमें ये क्या है, परंपरा में जाने वाली बात है। समझदारी या भ्रम परंपरा पूर्वक ही आता है, दोनों चीजें है ना। अब समझदारी नहीं आई इसको कह रहे हैं भ्रम परंपरा में आया, है ना। लेकिन भ्रम की परंपरा नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि लगातार हर एक के हृदय में ये प्यास बनी हुई है कि मुझे सही को जानना है, समझना है, उस विधि से जीना है। तृप्ति अन्यथा में तो है नहीं, ठीक है। तो समझदारी या भ्रम परंपरा पूर्वक ही आता है। मानव संतान में उसकी परंपरा जन्म से ही विद्यमान होने के कारण वे गुण उसमें प्रचलित प्रेषित हो जाते हैं। प्रेषित मतलब भेज देना, है ना, भेज जाते, चले जाते हैं, ठीक है। मानव संतान में उसकी परंपरा जन्म से ही विद्यमान होने के कारण वे गुण उसमें प्रचलित प्रेषित हो जाते हैं। क्या अर्थ है इस बात का? तो कोई भी एक जगह बाबा जी कहते हैं कि मानव संतान जो है वो जन्म से ही क्या है, सत्य वक्ता है ना। जैसा समझता है वैसा बोलता है, सत्य वक्ता है, और क्या है, न्याय का याचक है। न्याय के याचक से न्याय प्रदायी क्षमता उसमें आ जाए, है ना, इस जगह से उस जगह पहुंच जाए। पॉइंट ए है जहां पर वो न्याय का याचक है, मतलब मांग रहा है कि मुझे न्याय चाहिए, है ना। और दूसरी वो जगह है कि हम, हमारे अंदर ये ताकत आ जाए कि हम न्यायपूर्वक जी पाए। ये मूलतः शिक्षा का कार्यक्रम है। दुर्भाग्य की बात है कि ये अभी तक घटा नहीं है। अच्छी बात यह है कि घटने के लिए हमारे पास प्रस्ताव सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो मानव संतान में उसकी परंपरा जन्म से ही विद्यमान होने के कारण, ये भी बहुत जबरदस्त बात है कि हर मानव संतान में ये एक ताकत रखी हुई है कि जो अच्छाइयां या बुराइयां पीछे वाली पीढ़ी में रहती हैं उसको वो एज इट इज अब्सॉर्ब कर लेता है। तो यदि हम अपने भीतर बदलाव करते हैं, ऐसे एक परिवार समूह को तैयार करते हैं, कैसी व्यवस्था खड़ी करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आने वाली जो संतानें हैं वो एक बेहतर स्थिति में जीने लग जाएंगे, और वहां से उनके आगे बढ़ने का कार्यक्रम प्रशस्त हो जाएगा। हर माँ बाप ये चाहते ही हैं, है ना।
इसके बाद आता है पुरुषार्थ और परमार्थ, है ना। तो पहली बात तो है जो परंपरा से मिला उसको उन्होंने एज इट इज अब्सॉर्ब कर लिया, जो उसमें अच्छाइयां घट गई हैं उसको भी अब्सॉर्ब कर लिया, जो उसमें अच्छाइयां नहीं घटी हैं उसको 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 क्या करेंगे, उसको आगे चेंज करेंगे। इसके बाद आता है पुरुषार्थ और परमार्थ। पुरुषार्थ परमार्थ के आधार पर मानव समझदार होकर भ्रम से मुक्त होता है ना। पुरुषार्थ और परमार्थ के आधार पर मानव समझदार होकर भ्रम से मुक्त होता है। भ्रम से मुक्ति का तात्पर्य जीवन जागृति पूर्वक जीने के कार्यकलाप, है ना। अभी तक परंपरा से हमको जो कुछ शिक्षा मिली है वह है शरीर सापेक्ष जीना। इसकी गवाही है लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद के लिए पढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, अभी तक परंपरा से हमको जो शिक्षा मिली है ना, हम चाहते कुछ है, बिल्कुल, है ना। जैसे हम चाहते हैं कि न्याय हमें मिले, एक छोटा बच्चा भी यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं हमारे बच्चे को न्याय मिले, है ना, समाज में अभय हो। लेकिन देखिए विरोध को यहाँ पर देखिए, उसको इंगित कर रहे हैं यहाँ बाबा जी, कह रहे हैं अभी तक परंपरा से हमको जो कुछ शिक्षा मिली है वह क्या है, शरीर सापेक्ष जीना। शरीर सापेक्ष जी रहे हैं मतलब क्या, चार विषय के लिए, चार विषय की तृप्ति के लिए, चार विषय के, है ना, चार विषय और पांच संवेदनाओं में जीने का हमने पूरा कार्यक्रम बना लिया है। और इसकी गवाही क्या है, लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद। अधिक से अधिक भोग लें, अधिक से अधिक सुविधाएं हो जाए, खूब संग्रह हो जाए कि आगे जा करके भी उसको खूब भोगें, है ना। और जो भी प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं उसमें क्या हो, है ना, अधिक से अधिक हम ले लें और कम से कम हम वापस दें। ये है लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद, है ना। इसके लिए ही पढ़ाते हैं। हमारी अधिक से अधिक, अधिकतम अभी हम विवश हैं एक तरीके से, है ना। विवशता हमारी ये है, ठीक है हमारे हृदय में इच्छा जरूर हो सकती है लेकिन हम विवश हैं। जैसी शिक्षा अभी उपलब्ध है वहां पर हमारे बच्चे इतना ही कर पाएंगे कि बस किसी तरह अपनी रोजी रोटी चला लें। रोजी रोटी चलाते समय भी वे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, इसका कोई कार्यक्रम हमारे पास नहीं है। जबकि मानव जीवों पशुओं से भिन्न है, मानव जीवों पशुओं से भिन्न है। सिर्फ सर्वाइवल से वो खुश नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा, भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाला है। यदि खुश होना होता उसमें तो अब तक हो गया होता। जीवन के कारण मानव में बहुमुखी अभिव्यक्ति है ना। बहुमुखी अभिव्यक्ति का मतलब बहुत तरीके से अपने को प्रस्तुत करता है। मानव समाधान चाहता है, कोई पशु झाड़ पत्थर समाधान नहीं चाहता। बहुमुखी अभिव्यक्ति का मतलब ये है, मानव एक तो स्वयं में समाधानित होना चाहता है, उस विधि से दूसरा परिवार में जिएगा, समाज में जिएगा, है ना। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अपनी भागीदारी को प्रमाणित करने तक की उसमें इच्छा बनी हुई है, इच्छा रखी हुई है ना। मानव समाधान चाहता है और मानव, ये तो हम मानव हैं तो अपने भीतर ही देख सकते हैं, कोई पशु झाड़ पत्थर समाधान चाहता नहीं है। मानव समृद्धि चाहता है, कोई पशु पक्षी समृद्धि नहीं चाहता। किसी जानवर में, शेर, गाय, सांप, सुअर आदि में भी संग्रह की प्रवृत्ति दिखती नहीं है। चींटी भी संग्रह के उद्देश्य से संग्रह करती है ऐसा कुछ नहीं है ना। उसकी एक सिंपल प्रोग्रामिंग है ना। तो वो भी अपने जीवन को जीने के उद्देश्य से ही, जो आपको संग्रह जैसा प्रतीत होता है, जैसे मैंने कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा लगता है कि वो संग्रह कर रही पर वो संग्रह नहीं कर रही, अपने जीवन को बनाए रखने, अपने सर्वाइवल के लिए ही ऐसा कर रही है। संग्रह के लिए प्रवृत्ति है ऐसा नहीं है। वस्तु मिलता है, इकट्ठा किया रहता है। मानव में जानबूझकर संग्रह सुविधा की प्रवृत्तियां होती हैं, उसका कारण भोग अतिभोग की वासना है। इस आधार पर समाधान और व्यवस्था लक्ष्य न होकर संग्रह सुविधा हमारा लक्ष्य हो गया और उसके लिए प्रिय हित लाभ दृष्टिकोण रहा और फल स्वरूप हम दुखी होते रहे, संघर्ष करते रहे, प्रताड़ित होते रहे, है ना। जबकि हम ऐसा कभी भी चाहते नहीं रहे, लेकिन हम ऐसा जीने के लिए विवश हैं और वो जो व्यवस्थाएं फिलहाल हैं वे हमें विवश करती हैं क्षण प्रति क्षण, है ना। अच्छी बात ये है, ये जो वेदनाएं हैं ना, यही हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप भी हैं कि हम इनसे आगे बढ़ें, कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करें, मनुष्य को समाधानित करने के क्रम में, है ना, कुछ तो करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही जी। हाँ जी, सुमन भाभी, बिल्कुल कहिए, हाँ। कैसा रहा आपका, आज आपने क्या सीखा, शेयर कीजिए।
दीदी ये बुक जो आप अध्ययन करवा रहे हो बुक कौन सी है? इसका नाम है जीवन विद्या एक परिचय। तो पेज परिभाषा, नंबर वो। पेज नंबर आज जो मैं पढ़ रही थी वो 40 नंबर पेज है। ओके, हम तो 26 में ढूंढ रहे तो मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई ओके बात ओके, ठीक है। थैंक यू दीदी। कल से मैं वो पेज नंबर बोलते हुए शुरू करूंगी, ठीक? ओके ओके, ये बुक पड़ी है मेरे पास, फिर मैं हाँ, इसमें से अध्ययन कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आज हमने क्या सीखा, क्या जाना, कौन-सी बात आपको क्लिक हुई, थोड़ा शेयरिंग करिए, फिर हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अभी तो याद नहीं है, कल बताऊंगी दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके ओके। बिल्कुल। और कोई हैप्पी शेयर कर सकते हैं? जन्माष्टमी। हाँ, आज जन्माष्टमी है, सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ, है ना? देखिए बड़ी सुंदर बात है, गीता में कहते हैं ना कि कर्म मा फलेषु कदाचन, है ना? फल की इच्छा ना रखो, जबकि दर्शन जो है वो बड़ी एक सुंदर बात कह रहा है। मुझे बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे जब मैंने गीता बहुत छोटे में पढ़ डाली थी, और एक पहले तो मेरे को लगा कि पता नहीं कृष्ण बड़े घमंडी व्यक्ति हैं, क्या बात कर रहे हैं अपने बारे में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ समय बाद थोड़ी-थोड़ी गीता समझ में आई, और फिर भी बहुत सारे प्रश्न बने रहे, है ना? मतलब एक तृप्ति तो नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं ना और बाबा जी को सुनते हैं तो मज़ा आ जाती है। कर्म दर्शन एक पुस्तक है, जिसके पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ है कि जो कर्म है ना उसमें 5 उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो एक तो कर्ता है ना? उसमें कारण है, उद्देश्य है, फल है और प्रभाव है। जो जागृत व्यक्ति है, उसे फल और प्रभाव स्पष्ट दिखता है किसी भी कर्म के फलस्वरूप, है ना? तो उसका फल और प्रभाव क्या होगा उसे स्पष्ट दिखता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में भी स्वतंत्र है। इसे जागृति अथवा समझदारी कहा है। जब हम कोई कर्म तो कर देते हैं लेकिन, है ना? और हमें उद्देश्य का भी कुछ आइडिया तो रहता है नहीं, कुछ अपना कुछ स्वार्थी उद्देश्य जैसा रहता है। तो अ, है ना, वसुधैव कुटुंबकम की इच्छा हमारे हृदय में है, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं करना क्या, रैंडमली हम कुछ चीजें करते हैं, फल और प्रभाव को देख नहीं पाते, दूरगामी फल और प्रभाव को देख नहीं पाते। इस प्रकार कोई भी कर्म करते रहते हैं, और कर्म करते समय तो स्वतंत्र हैं, चूंकि मनुष्य को कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता तो मिली है, प्रकृति सहज मिल गई है, पर फल भोगने में परतंत्रता बनी रहती है। और ये जो परतंत्रता है ये दुख के रूप में हमें लगातार भासती रहती है, और कहती है कि भैया अपने आप को अलाइन कीजिए, किसकी प्रकृति जो हमारी सहज गति है, सहज गति क्या है, जागृति की तरफ जो दिशा है उसकी तरफ अलाइन कीजिए, है ना? तो ये एक बात मेरे ध्यान में आती, जब मैं बात कृष्ण की जैसे ही बात आती है मेरे ध्यान में ये बात आती है। ठीक है, चलिए सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ये मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे। ठीक है, चलिए, ओके देन, नमस्कार सभी को।